अस्सलाम वालेकुम। आई एम हुरिया नूर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिजर के आंसू पार्ट 4 में आप सबका वेलकम है। इतनी ज़िल्लत, इतनी बर्बरियत और हैवानियत, क्या वो इतनी सख्त जान थी कि इतना सब हो जाने के बावजूद उसमें सांसें बाकी थी जो कि एक बोझ की मानंद उसे झेलनी थी। वो साख्त पड़ी छत को देखती बेहिसी से सोचती जा रही थी। उसने सुलगती जलती आंखों से कुछ फासले पे उल्टे लेटे इस जालिम पे निगाह डाली तो अपना अजीम नुकसान जहन में तूफान मचाने लगा। अंदर की आग से घबराती वो लड़खड़ाती हुई दर्द से चूर होते वजूद को समेटती उठी और लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम की सिमत बढ़ गई। अपने बदन पे महसूस होते उसके सुलगते गलीज लम्स के एहसास ने उसे आद मुआसा कर दिया और इसी एहसास के हाथ वो शावर खोलती साख से कपड़ों समेत शावर के नीचे खड़ी शायद अपने जिस्म पे महसूस होते हर एहसास को ख़त्म करने की कोशिश में थी। पानी की बूंदों के साथ साथ उसके बहते आंसू उसके दर्द का गवाह बने गिरते जा रहे थे। वो नींद से उठी तो मुंह पे पानी के 2-4 छपाके मारती जल्दी से किचन की तरफ आई। शुक्र है कि अल्लाह ने खाने और भूख नाम की कोई शय इस दुनिया में रखी है, वरना मेरी बच्ची तो सोते सोते मर जाती। सूफिया बेगम ने इसे यूं नींद से जगाते ही किचन की तरफ दौड़ लगाते देख के अपने मखसूस अंदाज में तंज किया तो वो कुछ देर पहले बना के रखी मकरोनीस का बाउल उठा के बाहर निकलती बोली और हॉल में पड़े सोफ़ों में से सिंगल सोफ़े पे बैठ के दोनों टांगे सामने टेबल पे लंबी की और बाउल गोद में रखा, जबकि सूफिया बेगम उसके सामने पड़े सोफ़े पे बैठी सब्ज़ी बना रही थी। अम्मा, मेरे खाने को नज़र न लगाया करें, उसने मैक्रोनी से बड़ा चम्मच मुंह में रखते नरूठेपन से कहा तो वो अपने 12 साल बेटी को देखने लगी जिसे उसके बाप के लाड प्यार ने काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक बिगाड़ दिया था। बहुत ज़री वक़्त सोते कहाँ रहती हूँ, स्कूल भी तो जाती हूँ। एक और जवाब शिकवा सामने आया तो वो सर झटक के रह गई कि इसे कुछ कहने का मतलब था उसके फ्री में आंसू देखने और रात को अपने बाप से शिकायत। अम्मी, उसने एक नज़र अपने तीनों बहनों के मुश्तरका कमरे की तरफ निगाह डाली जहां उसकी बड़ी बहन अभी तक ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। उन्होंने सब्ज़ी बनाते हुए बिना मतवज्जा होते हंकारा भरा तो वो मकरोनीस का बाउल वहीं टेबल पे रखते उनकी नज़दीक जा बैठी। लेकिन वो तब भी मुतवज्जा ना हुई, ना उनका सारा ध्यान अपनी सब्ज़ी पे था कि दिन के 4 बज चुके थे और अभी तक उनका सारा काम बाकी था। अम्मी, वो आयज़ा ताया की बेटी जो उसकी दोस्त थी बता रही थी कि मेरी असफन से मंगनी हो चुकी है। वो चाहे जितनी भी बेवकूफ़ और मुँह फट ही सही, लेकिन ऐसी बात जिसके मतलब का भी पता नहीं, वो कहते उसे अपनी नानी भी याद आ गई जब उसने अपनी माँ को खुद को घूरते पाया। अम्मा, मैं नहीं, वो आयज़ा ने बताया। उसने चोर निगाह सामने कमरे की तरफ डाली कि कहीं बाजी कमरे से ना निकल आए कि वो अगर किसी से थोड़ा बहुत डरती थी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बड़ी बहन थी। उसने अपनी माँ को आयज़ा की कहीं सारी बातें नहीं बताईं जो उसने शादी और मंगनी के मौजू पे उसके साथ की थी। उसकी माँ ने गौर से उसे देखा और छुरी साइड पे रखते उसकी तरफ मतवज्जा हुई। देखो ज़री, मंगनी शंगनी नहीं हुई, बस ऐसे मुँह ज़ुबानी बात ही तय हुई थी कुछ साल पहले तुम्हारे अब्बू और पुप्पो के बीच। लेकिन तुम ये बात किसी और के सामने मत करना और आयज़ा से बातें भी कम किया करो। उसकी माँ ने किसी हद तक उसकी कशमकश दूर की कि माँ की तरह उनके भी जहन के किसी कोने में था कि वो कहीं और ना निकल जाए कि ये इसके लिए ठीक ना था। लेकिन अम्मा, वो कहती जिससे मंगनी होती उसी से शादी।
اس نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کی تو ماں سے ایک جھانپڑ پڑا۔ جب چپ کرو بدتمیز، پہلے تو نہیں کرنی تھی، لیکن اب میرا دل ہے کہ تمہارے میٹرک کے بعد جب تمہارے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوں تمہارا نکاح بھی کر دیں۔ اور خبردار جو تم نے کسی سے کوئی بات کی، پڑھائی پہ دھیان دو اور اپنی اور اس شادی اور منگنی کا ذکر بھی مت کرنا۔ انہوں نے اسے لتاڑتے کہا تو وہ فوراً ان کے پاس سے اٹھ کے وہاں اپنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اسے اپنی پھپھو کا چھوٹا بیٹا بہت اچھا لگتا تھا۔ جب بھی ان کے گھر جاتی اسی کے ساتھ کھیلتی اور ساتھ ساتھ رہتی، اور اب اسی کے حوالے سے یہ سب سننا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اسے بس اب اس بات سے غرض تھی کہ وہ اب اس کے ساتھ ہوگا ہر پل ہر دم۔ اس بات سے بالا تر کہ کیا وہ دوسرا فریق بھی یہی چاہتا تھا۔ ایک بھرپور انگڑائی لیتے اس نے کروٹ بدلی اور پھر تکیہ ہاتھوں میں بھیجتے اس نے آنکھیں میچ لی، لیکن اگلے ہی پل وہ آنکھیں کھولتا سیدھا اٹھ کے بیٹھا اور نگاہ کمرے میں دوڑائی کہ کمرے کا اجڑا منظر اسے بیتی رات کا ایک پل یاد دلانے لگا، اور اسی یاد کے ہاتھوں وہ کڑاہ کے رہ گیا۔ اف! اس نے زور سے اپنے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتے سر دونوں ہاتھوں میں گرایا۔ اف! خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ رات کا ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو ایک افسوس سا اس کے اندر جاگا۔ خدا کے لیے زاویار، خدا کے لیے یوں پامال مت کرو مجھ سے میری ذات کا غرور مت چھینو۔ اس کی گڑگڑاتی اس کے کانوں میں گونجتی تو اس کے اندر کا بوجھل پن مزید بڑھتا چلا گیا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا اور اسے دیکھنا چاہا کہ وہ اسے کمرے میں کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ کچھ قدم ہی چلا تھا کہ چرچراہٹ کی آواز پہ رک سا گیا۔ اس نے فوراً دیکھا تو اس کا بندہ اس کے پاؤں کے نیچے ٹوٹا ہوا اپنی ناقدری پہ رو رہا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے جھکا اور دھیرے دھیرے اس کے زیورات سمیٹنے لگا اور انہیں اٹھا کے سائیڈ ڈرا میں رکھ دیے، اور پھر انٹرکام کی طرف بڑھا کہ اس کو ڈھونڈنے سے پہلے یہ کام ضروری تھا۔ اس نے انٹرکام کان سے لگایا۔ ہیلو زرینہ، جلدی سے میرے روم میں آئیں فوراً۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتا، انٹرکام رکھتا، وہیں کچھ سوچنے لگا۔